हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है सबकी फेवरेट बैंक की बात करेंगे। हम अभी अभी जो है आईडीएफसी की Q2 रिजल्ट्स FY25 क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो मैं जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए पहले बहुत ज़्यादा बुलिश था। इनफैक्ट मैंने अच्छी खासी पोजीशन बनाकर रखी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। बट फिर उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ बहुत टाइम से चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं चल रही थी। अगर आप देखोगे तो उसके स्टॉक प्राइस पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पिछले कुछ टाइम पहले आईडीएफसी जो है वो 100 को टच कर आ चुका था 40 के प्राइस से, और फिर अभी वो जो है फिर से नीचे जाने लगा है। फॉल देखने मिला है हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। और अभी अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो सारी बैंक जो है प्रॉब्लम के अंदर है एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन आईडीएफसी की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए मैं क्यों सबसे ज़्यादा बुलिश था पहले मैं वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम जो है बाकी Q2 FY25 के रिजल्ट डिस्कशन करेंगे, और फिर बात करेंगे कि भाई ये स्टॉक के साथ चल क्या रहा है और करना क्या चाहिए स्टॉक। बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश था, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स है आपकी कमर्शियल बैंक्स के अंदर, उसके अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही ऐसी बैंक थी जो कि बड़े फास्ट पेस पे अपनी जो लोन बुक है वो ग्रो कर रही थी। अब आईडीएफसी का अगर आप देखोगे तो ये जो है अपनी लोन बुक आराम से 20% के आसपास जो है वो ग्रो कर रही थी। इस साल भी अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी जो है अपनी रिटेल लोन बुक 25% से ग्रो कर रही है। और इसके साथ साथ अगर आप टोटल लोन बुक देखोगे तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर अपनी जो टोटल लोन बुक है वो 21.5% से इंक्रीज की है लोन बुक। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऐसी बैंक थी एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक जिसमें ग्रोथ पूरी डाई डाउन होने लगी है। एसेट क्वालिटी ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक की सबसे अच्छी है, बट सिर्फ एसेट क्वालिटी लेकर कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी बैंकिंग कंपनी एनालाइज कर रहे हो तो उसके अंदर आपके लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो है एसेट क्वालिटी और लोन बुक की ग्रोथ। अगर लोन बुक के अंदर ग्रोथ आ रही है तो ही कंपनी जो है वो ग्रो करती रहेगी, तो ही स्टॉक जो है वो परफॉर्म करता रहेगा, जैसे कि आप आईडीएफसी की केस में देख सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है कोई भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसेट क्वालिटी। भाई अगर आपका एसेट क्वालिटी कम हो जाता है तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रोविजंस इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके साथ ये सब होने लगा तो आपके जो आधे से ज़्यादा एसेट क्वालिटी एक बार खराब हो गई तो ऑटोमेटिक वो स्पिल ओवर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपके बैंक के लिए जो है क्रेडिट कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुए आपकी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके बैंक के जो निम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अब निम्स मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि आप जो है आपकी बैंक जो है वो कितना earn कर पा रही है। जैसे कि आपकी बैंक फॉर एग्जांपल 14% पे लेंड करती है, और आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स की आपकी बैंक जो है वो जो रेट पे फंड्स उठाती है वो है 7%। तो आपकी बैंक जो है ओवर एंड ऑल NIM का अगर हम आपकी बैंक का बोले तो 7% के आसपास का आ रहा है। हम इसे नेट इंटरेस्ट स्प्रेड भी बोलते हैं अगर आप देखोगे तो वो जो है आईडीएफसी के केस में हमें जो है उसके अंदर रिडक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि भाई आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है। और अगर आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है तो भाई आपका क्रेडिट कॉस्ट के अंदर भी हमें इंक्रीज देखने मिलेगा, और एक बार क्रेडिट कॉस्ट के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिल गया मतलब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए गेम ओवर हो जाएगा। अगर आप अभी देखोगे तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है पहले बड़ी अच्छी बैंक थी, उसने लोन बुक भी बड़े फास्ट पेस पे ग्रो की है। ओवर 20-25% के आसपास से ये जो है अपनी लोन बुक ग्रो कर पा रहा था। कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर भी रिडक्शन देखने मिला है, कॉस्ट टू इनकम का जो है उसके अंदर भी हमें रिडक्शन देखने मिला था बैंक का। अब आईडीएफसी बैंक के केस में पहले जो चीज़ें चल रही थी वो बड़ी अच्छी थी। अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या थी सबसे पहले, कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर आईडीएफसी बैंक जो है सबसे ज़्यादा फास्ट अपनी लोन बुक ग्रो कर रहा था। चलो ठीक है, मान लिया ये तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात था। अब वो टाइम पे आईडीएफसी बैंक की जो एसेट क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, वो भी मेंटेन थी। आईडीएफसी के सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम था Q1 FY25 तक, इनफैक्ट उसके Q4 FY24 तक प्रीवियस क्वार्टर में आईडीएफसी बैंक में बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था कि भाई आईडीएफसी बैंक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए कंपनी जो है वो स्ट्रगल भी कर रही थी। बट ऑब्वियसली अभी आईडीएफसी बैंक स्टार्ट हुई है 2018 2019 के आसपास। इन्होंने जो अपने ऑपरेशन है वो फुल फ्लेज स्टार्ट करे, प्रॉपरली स्टार्ट करे, और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वगैरह भी एक्सपांड कर रहा है। आईडीएफसी कासा भी लेकर आ रही है तो स्पेंड भी ज़्यादा कर रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिक्रीज हमें देखने मिले। अगर आप ओपेक्स टू AUM देखोगे आईडीएफसी का, तो ओपेक्स आईडीएफसी का जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा था, क्योंकि ये लोग जो है वो ब्रांचेस ओपन कर रहे थे, बाकी नए नए पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, और ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली बैंक्स के जो कॉस्ट है वो बढ़ेंगे। तो हम मान के चल रहे थे कि भाई आईडीएफसी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें जो है वो ठीक ठाक सा देखने मिलेगा। तो स्टॉक ने परफॉर्म करना कब से बंद कर दिया। अब आपकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो स्टेबल चल रही थी, मतलब अगर आप देखोगे तो लोन बुक की ग्रोथ वही 20% के आसपास चल रही थी। 20, 21%, 22% के आसपास जो है लोन बुक की ग्रोथ चल रही थी।
फिर उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ से आया कि कंपनी का ये आईडीएफसी बैंक का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि FY25 के अंदर, उन्होंने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला कि FY25 तक हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो लगभग म्यूटेड ही रहेगी। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी म्यूटेड रहेगी, चलो ठीक है। बट रीज़न क्या था? वो Q1 FY25 के अंदर हमें पता चला कि भाई इनका जो JLG ग्रुप है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ चुका था। JLG ग्रुप के थ्रू इन्होंने तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लोन दिए थे और तमिलनाडु के अंदर फ्लड्स आ चुके थे। अब जिसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर जो आईडीएफसी बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो रिड्यूस हो गई। अब किसी भी बैंक के लिए कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो पैसे है वो कलेक्ट करते भी आना चाहिए। अगर आप पैसे कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप किस चीज़ के बैंक हो? आप सिर्फ लोन देते ही रहो, ऐसे तो कोई भी बैंक चला लेगा अगर ऐसा ही होता तो, अगर कलेक्शन एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आईडीएफसी की कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर हमें जो है वो रिडक्शन देखने मिल गया उसके बाद। तो चलो ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर जो है हमें रिडक्शन देखने मिला, चलो ये भी मान लिया। बट अब जो है आईडीएफसी बैंक ने कुछ 400-500 का, मतलब अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर तो भाई इन्होंने जो है, अगर आप देखो एसएमए में अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर एनपीएस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो गया। अगर आप देखोगे ये मार्च 24 का है, ये जून 24 का है ग्रे वाला, और ये गोल्डन वाला दिख रहा है आपको ये सितंबर 24 का है। तो आप देखो कि माइक्रो फाइनेंस के केस में एनपीएस कितना फास्ट इंक्रीज हो चुके हैं। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है हमें उसके अंदर जो है वो रिडक्शन देखने मिल रहा है, डिटोरिएशन देखने मिल रहा है। अब आईडीएफसी का जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। आईडीएफसी का मैक्सिमम फोकस वही रूरल बैंकिंग के ऊपर था, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर था। तो इन्होंने इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा मेंटेन करके रखा। अब पहले आईडीएफसी की बुक के अंदर एक और प्रॉब्लम थी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक इनकी। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुक थी उसके अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने, वी वैद्यनाथन ने बोला कि भाई इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम एक्सपोजर कम कर देंगे, वो उन्होंने कर दिया। बट माइक्रो फाइनेंस के अंदर अब प्रॉब्लम देखने मिल रही है भाई। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कलेक्शन के अंदर, क्रेडिट एफिशिएंसी के अंदर डिटोरिएशन देखने मिला है हमें। इसके साथ साथ एनपीएस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर आप इनका पी.एन.एल देखोगे तो भाई पी.एन.एल के अंदर भी जो है हमें प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आईडीएफसी ने अभी लॉस तो रिपोर्ट नहीं करा है, बट इन्होंने प्रोविजंस इनके जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो अब इतने ज़्यादा अगर आप प्रोविजन इंक्रीज कर देते हो तो ऑब्वियसली ये आपके बैंक के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप प्रोविजन देखोगे तो 171% से जो है प्रोविजन जो है वो इंक्रीज कर रखे, और प्रॉफिटेबिलिटी एकदम हिट ले चुकी है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो उसके अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। आपकी लोन बुक ग्रो हो रही है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रहा है। क्यों? प्रोविजन ज़्यादा कर रहे हो। प्रोविजन ज़्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। और जैसे ही मैं बोलता हूँ, एक बार एसेट क्वालिटी जो है वो खराब होने लग गई, मतलब आपके बैंक के लिए गेम ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप FY24 के अंदर देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट कुछ 2900 के आसपास था। अगर आप H1 FY25 के अंदर देखोगे तो इनका प्रॉफिट अगर हम 25 का भी कंसिडर करें पूरा तो 1600-1700 के आसपास आएगा। इतना ज़्यादा रिडक्शन क्यों देखने मिला? क्योंकि पैट जो है इनका 425 करोड़ से जो है वो कम हो चुका था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविजंस कर लिए थे माइक्रो फाइनेंस बुक के लिए। अब माइक्रो फाइनेंस की बुक जो है वो सिर्फ आईडीएफसी की खराब परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एमएसएमई लेंडर्स है, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स है, जैसे कि अरमान फाइनेंशियल। अब अरमान फाइनेंशियल का भी जो स्टॉक है एकदम टैंक पे जा चुका है। अगर आप देखोगे तो 2000 के आसपास, इनफैक्ट मैंने भी अरमान फाइनेंशियल के स्टॉक को कंसिडर किया था 2400 के लेवल के आसपास। और जैसे ही फिर मैंने इस स्टॉक को कंसिडर किया, स्टॉक के अंदर जो है वो फॉल आना चालू हो गया। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो ख़राब करना परफॉर्म कर दी, और फिर सबके कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर रिडक्शन देखने मिला, और इनके प्राइस के अंदर एकदम से टैंक देखने मिला। मैं अब अरमान फाइनेंशियल की बात करूँ तो अरमान फाइनेंशियल जो है अपनी लोन बुक पहले 35% के आसपास ग्रो कर रही थी, 35-40% के आसपास। फिर इन्होंने गाइडेंस कम करके 20-25% कर दिया, और फिर अभी इन्होंने जो गाइडेंस वगैरह है और भी कम कर दिया। सिर्फ अरमान फाइनेंशियल से नहीं, आपकी जितने भी बैंकिंग वाली कंपनीज है, बैंकिंग मतलब आपकी माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनीज है, उन सभी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेगमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। हर कंपनी बोल रही है कि कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिल रहा है। लोगों ने जो लोन्स पहले लेकर रखे थे, एक्चुअली लोगों की जितनी कैपेसिटी है लोन रीपे करने की, उससे ज़्यादा तो लोगों ने लोन्स लेकर रखे थे, इसलिए उनसे जो है कलेक्शन करना मुश्किल हो चुका है। तो भाई ये सब चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से इनके प्रोविजंस वगैरह भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। एसेट क्वालिटी ख़राब होने लग गई है, एनएनपीए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जीएनपीए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और बैंकिंग और फाइनेंशियल के केसेस में, बैंकिंग और फाइनेंशियल के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई एक बार चीज़ें ख़राब होने लग गई आपके एसेट क्वालिटी में, तो भाई एग्जिट कर लो। कोई पर्पज़ नहीं है इन स्टॉक्स में रुकने का, क्योंकि स्टॉक्स जो है कम्प्लीटली टैंक हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो एक और चीज़, एक और स्टॉक है, अभी पूना वाला के केस में भी ऐसे ही हुआ। पूना वाला की भी जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब हो गई, लेकिन पूना वाला ने तो भाई बहुत ही गलत किया। इन्होंने बताया, अब इनके बैंक, इनके जो
पूना वाला जो है एक एनबीएफसी, अब इनके एनबीएफसी में कौन आया था आप सोच भी नहीं सकते हो। इनके एनबीएफसी में जो है एचडीएफसी का पुराना मैनेजमेंट आया था, पूरा मैनेजमेंट ये लोग एचडीएफसी का लेके आए थे। बट स्टिल पूना वाला जो है पूरा टैंक हो चुका है स्टॉक अब कब, क्योंकि अब पिछले क्वार्टर में जब कॉन कॉल वगैरह हुआ था तब कंपनी के मैनेजमेंट ने सिर्फ ऐसा ही बताया कि हमें जो है ग्रो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ बताया नहीं कि हमें प्रोविजंस की है, बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगी है, ये होने लगा है, वो होने लगा है, कुछ नहीं। और पूना वाला के केस में भी अगर आप देखोगे तो भाई इन्होंने अब भी लोगों को जो है इन्वेस्टर्स को आके शॉक दिया है कि भाई एसेट क्वालिटी जो है वो पूरी ख़राब हो चुकी है और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। और अगर आप देखोगे तो पूना वाला ने लॉस रिपोर्ट किया है कुछ 600 करोड़ के आसपास का। पहले जो है ये लोग प्रॉफिट में चल रहे थे और अब इन्होंने जो है वो लॉस रिपोर्ट कर दिया। तो भाई ये सब चीज़ें जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो गई। अगर आप पूना वाला के केस में भी देखोगे तो 0.6% के आसपास था और अभी ये जो है वो 2.1% के आसपास चले गया है ग्रॉस एनपीए। तो भाई एसेट क्वालिटी जो है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बैंक्स के केस में देख रहा हूँ मैं, आपके एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स केस में भी देख रहा हूँ। और आईडीएफसी का जो माइक्रो फाइनेंस बुक पे जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, तो भाई आईडीएफसी के केस में भी जो है हमें देखने मिल रहा है। अब आईडीएफसी के कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर आके बताया कि भाई Q1 FY25 तक हमें भी नहीं पता था कि सिचुएशन जो है इतनी ख़राब हो जाएगी, बट हम Q2 में बोल सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से रिकवर होगा। अब मुझे तो नहीं लगता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है FY25 में वो म्यूट ही नहीं रहेगी, उसके अंदर जो है हमें रिडक्शन देखने मिलेगा। आईडीएफसी बैंक के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मैं कैसे करता हूँ कि मैं यूजुअली स्टॉक्स को जो है वो ट्रैक करता रहता हूँ। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जब वो लॉन्ग टर्म गाइडेंस कॉन्स्टेंटली अच्छा दे रही है, तब उस कंपनी को मैं कंसिडर करता हूँ। लेकिन अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने Q1 FY25 के अंदर बोल दिया था कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी म्यूट रहेगी। तो एक साल तक एक्सपेक्टेड था कि जब तक ये स्टॉक के अंदर कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सेप्शनल नहीं होता है तब तक ये स्टॉक जो है वो म्यूटेड ही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इससे एग्जिट करके कोई दूसरे स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं जहाँ भाई एक्चुअली ग्रोथ आ रही है, जो स्टॉक जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कुछ टाइम पहले ही कंसिडर करना छोड़ दिया था और अब मुझे लकी फील होता है भाई कि ये सब प्रॉब्लम के बीच में मैं नहीं पड़ा। अब एक और चीज़ है कि भाई अगर कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्टेड है तो भाई मैं जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अच्छा खासा लोन बुक के अंदर हमें जो है अभी भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। 20-25% के आसपास जो है ये ग्रो कर रहा है। बट एक और चीज़ है यार भाई कि एक बार आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई तो आपको बड़ा टाइम लगता है एसेट क्वालिटी ठीक करने के लिए। अब पूना वाला के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है पहले ख़राब हो गई थी। येस बैंक के केस में भी, अब मैं ऑब्वियसली येस बैंक को आईडीएफसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि भाई एक बार एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगती है तो रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। अगर आप अब भी इन्वेस्टेड हो तो भाई बिवेयर रहना, क्योंकि स्टॉक जो है एकदम ज़्यादा टैंक हो सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि इसका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी मैं इस बैंक के लिए जो है वो बुलिश हूँ। बस अब देखते हैं, अब पहले से ये बैंक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। इस बैंक को सबसे ज़्यादा फास्ट भी ग्रो किया है वी वैद्यनाथन ने। तो उस हिसाब से मैं ये बैंक के लिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश हूँ, लेकिन अभी मीडियम टर्म के हिसाब से भाई मैं इस बैंक के बारे में कुछ नहीं बोल सकता और मैं स्टॉक को कंसिडर भी नहीं करूँगा। जब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, तब मैं इसे जो है वो कंसिडर करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। इसके लिए मुझे एक ही काम करना पड़ेगा कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स है वो ट्रैक करते रहने पड़ेंगे, कौन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते रहनी पड़ेगी, और जब मुझे ऐसे लगता है कि भाई बिजनेस के अंदर चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है, तब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो है वो फिर से कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।